हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली हम उस एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं जो हमारे पास चैप्टर 3 और 4 की एक फाइनल स्टेप है, जहां से हमारे पास एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। लास्ट वीडियो में उन्होंने छोटे छोटे बेसिक के सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम एक मैट्रिक्स को बना सकते हैं, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, एडजॉइंट, कोफैक्टर, डेटरमिनेंट सब पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोज वगैरह। लेकिन अब जो अपने को इन सब का यूज करके जो मेन टारगेट पे हम पहुंचना चाहते थे, इस पूरी मैट्रिक्स को स्टडी करने की जो एप्लीकेशन है एक प्रकार से, उस पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है। वो टॉपिक हमारे पास क्या है, वो है दिस एक्सरसाइज 4.5, जहां से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाता है। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने को देखो पहले छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, देन क्वेश्चंस में हमें देर नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 10th क्लास में देखो हम जो करते थे, इस तरह की क्वेश्चंस को हमने बहुत सोल्व किया है, एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स और वाई को जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे 10th क्लास के अंडर में, वहां पर हम 3 टाइप के मेथड पढ़ते थे। एक तो एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो लगभग सिलेबस से हटा दिया गया था, उसकी जगह में ग्राफिक भी हमने पढ़ा है। और जो ये मेथड हमें पढ़े हैं ये थे हमारे पास 10th क्लास तक, वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। सेम वही काम हमें यहाँ करना है कि हमें यहाँ पर भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बस अब जो मेथड हमें यूज करना है वो मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। यहाँ पर लिखा है यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड सोल्व द लीनियर इक्वेशन, हमें सोल्व करनी है यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड एक्सरसाइज 7 to 14। मतलब हमें 7 से 14 नंबर तक के क्वेश्चन सारे मैट्रिक्स मेथड से हमें उसको सोल्व करके देने हैं। अब सॉल्यूशन के टाइम में हमने 10वीं क्लास में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक मैनी सॉल्यूशन होता है, एक नो सॉल्यूशन होता है। उसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो हिंदी मीडियम है उनके लिए संगत और असंगत, हमने स्टडी किया था। अब यहाँ पर वही शब्द कंसिस्टेंसी हमें बतानी है। अगर आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर 2 तरह के सॉल्यूशन आते हैं, किस तरह के, या तो वो सॉल्यूशन होगा या वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर वो सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंस है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट है, यानी संगत और असंगत, ये चीज़ है। अब सॉल्यूशन है तो उसमें भी 2 टाइप है, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन है या वो मैनी सॉल्यूशन है। चाहे वो यूनिक बनाए चाहे वो मैनी बनाए, दोनों केस में वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। और जब नो सॉल्यूशन का केस होगा तब वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये बात सबसे पहले माइंड में रखनी है कि कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है। सामने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी पूछेगा नहीं, 99% चांस है कि कंसिस्टेंसी को लेकर क्वेश्चन पूछे, वो आपसे सॉल्यूशन मांगेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि ये कंसिस्टेंसी का केस है या इनकंसिस्टेंट का। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में होगा, नो सॉल्यूशन के केस में। कंसिस्टेंसी 2 केस है, चाहे मैनी सॉल्यूशन आए चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए, दोनों के केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये अपने ये चीज चेक करके बतानी है। अब आपको ये कैसे पता लगे भैया इसका नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है, अब इसकी पहचान भी तो हमें पता होनी चाहिए ना। अब उसकी पहचान करने के लिए हम जो चीज़ समझने वाले हैं वो यही बात है कि इस चीज़ की पहचान कैसे करें, कैसे हमें पता लगे भी क्वेश्चन में क्या चीज़ मेरे को स्टेप्स करनी है, किसके लिए। चलो शुरू करते हैं। आपको बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों से समझाऊंगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जहाँ हमें शायद कहीं भी प्रॉब्लम फेस हो। मेरे साथ बहुत इजी करने की कोशिश करूंगा। देखो हम क्या करते हैं इसके अंदर, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को जानने के लिए हम जो स्टेप्स लेते हैं वो सुनो। सबसे पहले हम मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करने वाले हैं, कि आप सभी को पता है, बिल्कुल क्लियर है कि हम मैट्रिक्स मेथड चल रहा है। तो इसकी पहली स्टेप क्या रहेगी, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो कुछ उससे पहले जो रिटर्न वे है वो मैं आपको पूरा पूरा चेक कराऊंगा कि किस किस तरह से आपने क्वेश्चन को लिख के आना है एग्जाम में, वो बाद में है। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। हमारे पास हम क्या निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। सर यहाँ मैट्रिक्स तो हमें दिख नहीं रही, बेटा मैट्रिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैट्रिक्स कैसे बनने वाली है, आप सिर्फ अभी स्टेप को समझो। आपको क्या दे दिया, आपने किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट के 2 केस हो सकते हैं,
या तो वो डिटरमिनेंट आपका 0 बनेगा या फिर वो डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो। सर बिल्कुल सही बात है, या तो डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा या वो नॉन जीरो आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास जो बातें फैलेगी वो क्या है, अगर वो नॉन जीरो आता है, अगर वो नॉन जीरो आता है देन आपने क्या करना है, उसके अंदर ए इनवर्स फाइंड करना है। अब सर ए इनवर्स की स्टेप हमने सीख चुके हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर हमें क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स निकल जाएगा। ऐसा कब करना आपने, जब मेरे पास डेट ऑफ ए नॉन जीरो है। और सर अगर डेट ऑफ ए जीरो आ जाए तो हमें क्या करना है, तो हमें दो तरह के केस आपके बन जाते हैं। अब सर इसमें दो केस कैसे बन गए, इसमें दो केस ऐसे बन गए कि डेट ऑफ ए क्या है, जीरो। अब ए इनवर्स की जो कहानी है, अब यहां से मैं लिख रहा हूं जो बात, ए इनवर्स की जो कहानी है वो क्या होती है सर, वो हमारे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है कि 1 अपॉन डेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए वो क्या बनाता है, हमारे पास ए इनवर्स बनाता है। अब ए इनवर्स हमें पता है भाई क्या होता है, राइट, बिल्कुल सही। अगर डेट ऑफ ए मेरा ये जीरो आ गया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, 1 अपॉन जीरो हो जाएगा सर, और 1 अपॉन जीरो के गुना में कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, सबको पता है। तो यानी कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हम इनवर्स तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। यू आर राइट, हम यहाँ इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे। हाँ सर एडजॉइंट अब निकाल सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट के टाइम पे हमें डेट ऑफ ए से डिवाइड नहीं करना। तो हम दो केस करेंगे यहाँ पर, हम निकालेंगे इसके अंदर एडजॉइंट ए। सर दो केस कैसे हुए फिर, दो केस ऐसे हुए कि जब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे उसके अंदर अगर बाई चांस एडजॉइंट ए हो सकता है जीरो आ जाए और हो सकता है नॉन जीरो आ जाए। हाँ सर ये भी हो सकता है, एडजॉइंट ए सेल्फ क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। सपोज करो एडजॉइंट ए की एक मैट्रिक्स आ गई तुम्हारे पास, बटे में जीरो है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए, ऐसा आ गया आपके पास। ओके सर, अगर एडजॉइंट ए नॉन जीरो आएगा देन आप उसको बड़े प्यार से एक बात कह देंगे, नो सॉल्यूशन। इस केस में हमेशा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सर लास्ट जो बच गया वो मैनी सॉल्यूशन है। जी हाँ, जो लास्ट बच गया वो मैनी सॉल्यूशन। ये केस किसका है, यूनिक सॉल्यूशन का, ये केस किसका है, नो सॉल्यूशन का। अब वो मैनी सॉल्यूशन का कैसे हुआ सर, वो ऐसे हुआ अगर ये जीरो मैट्रिक्स आ गई सारी सारी, सपोज करो ये सारी क्या आ गई, जीरो, जीरो अपॉन में क्या हुआ, जीरो। अब जीरो अपॉन में जीरो भैया कितना होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, कितना होता है सर, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, होता तो है भाई, जीरो एक कम भी जीरो होता है, जीरो दूनी जीरो होता है, जीरो तिया भी जीरो होता है, तो बन तो सकता है ना, क्या बनेगा, कंफर्म नहीं है, कुछ भी बन सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। तो भैया आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे पास क्या चीज है, अगर आपके पास डेट ऑफ ए नॉन जीरो आता है देन आपको साफ साफ दिख रहा है उसका केस क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो डिवाइडर में तो जीरो है नहीं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या करना है हमने वो बाद में बताऊंगा। और जब आपके पास डेट ऑफ ए जीरो आ जाए तो आपके पास दो केस बनते हैं, या तो एडजॉइंट ए जीरो आएगा या एडजॉइंट ए नॉन जीरो आएगा। एडजॉइंट ए अगर नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन है, जीरो आ गया तो मैनी सॉल्यूशन। इस बात को थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लो कि स्टेप क्या है, यानी कि सर हमें एडजॉइंट को निकालना ही निकालना पड़ेगा अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है। और नॉन जीरो आ जाता तो आप साफ साफ कह सकते हो कि सर इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब बात आती है कि हम सॉल्यूशन है तो उसको कैसे निकालें, यूनिक सॉल्यूशन है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, वो चीज हमें चेक करनी है। देखो अब हमें यह पता है कि इन सभी केस में यूनिक सॉल्यूशन अगर आता है, यानी कि डेट ऑफ ए हमारे पास नॉन जीरो आ जाता है, तो हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूँ लिख के, आपने वो चीज में ध्यान में रखनी है कि हमने करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल से उठा लेते हैं और वहां से हम बातों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ये जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सिस्टम दे रखा है, क्या दे रखा है भैया,
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, y प्लस 3z बराबर 11 है और x प्लस जेड बराबर 2y है। 2y को पहले इधर ले जाओ, आपके पास बनेगी x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। दे आर द थ्री टाइप ऑफ इक्वेशंस। कौन कौन सी? वन इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। इस इक्वेशन में मेरे को दिख रहा है x मिसिंग है तो मैं इसको 0x लिख दूंगा। देन यहां से ये जो तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, इन तीनों को वी कैन राइट इन ए न्यू फॉर्म। हम उसको एक नई फॉर्म में लिखने वाले हैं। नई फॉर्म हमारे पास क्या है? ax इक्वल टू बी। इसको हम ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर a हमारे पास किसके रूप में प्रेजेंट होगा? मैट्रिक्स के रूप में। ये मैट्रिक्स किसकी है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की। x का कोफिशिएंट 1 1 1 1 1 1, इसमें 0 1 3 0 1 3 और इसमें 1 माइनस 2 1 1, यहाँ पर गलत देखा है भैया, -2 और ये। तो हमारे पास जो इक्वेशन मैट्रिक्स बनेगी वो किस बेस पे बननी है आपको समझ आ गई होगी। जो ए मैट्रिक्स मैंने कहा था कि हम डिटरमिनेट करेंगे, किसका करेंगे? ए का करेंगे। ए मेरे पास कौन है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाली मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स एक्स है वो कौन है? एक्स वाई जेड की है। और जो इक्वल में बी मैट्रिक्स रखी हुई है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स है 6 11 और 0। तो बाकी किसी भी इक्वेशन के इक्वल में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू हमें क्या देती है? बी मैट्रिक्स। तो आपको ये ध्यान रहे कि ए कौन है, एक्स कौन है एंड बी कौन है। अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है देन आपने क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है, आपने ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। मैंने ये बोला सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्टेप शुरू हो जाती है। ये तो एक लिखने का थोड़ा सा वे है सिर्फ कि ए एक्स इक्वल टू बी है और ये ए है, ये बी एक्स है, ये बी है। यहाँ से हम क्या करेंगे? स्टेप शुरू करने हैं। फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ए का डेट। जैसे हम ए का डेट चेक करेंगे वो अगर जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आता है, भैया यहाँ तो नॉन जीरो आता है। नॉन जीरो आता है इसका मतलब हम एडजॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। हम ए इनवर्स तक भी लिख सकते हैं, भी हम ए इनवर्स फाइंड करें, बाकी एडजॉइंट तक किसी ने ले लिया, बाद में ए इनवर्स निकल जाएगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भैया? कोफैक्टर चाहिए। सारे कोफैक्टर इसने कैलकुलेट कर लिए। फिर क्या करते हैं सर? एडजॉइंट निकालते हैं। कैसे? कोफैक्टरी मैट्रिक्स का ट्रांसफर करके हम एडजॉइंट निकालते हैं। ये भैया एडजॉइंट निकाल दिया इसका। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं? इसको डेट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया इसका? ए। अब बहुत सिंपल सी स्टेप, लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। कहता है एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, तो हमें एक्स वाई जेड चाहिए ना। एक्स वाई जेड कौन है हमारे पास? एक्स वाई जेड मेरे पास है ये एक्स मैट्रिक्स, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो कहता है एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? ए इनवर्स इंटू बी। इस बात को दिमाग में बिठा लो हमेशा के लिए कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ए इनवर्स इंटू बी। क्या करना आपने? इनवर्स आपके पास आया हुआ है और बी मैट्रिक्स ऊपर थी हमारे पास 6 11 0, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपको बाय कंपेयरिंग करोगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1, वाई की वैल्यू मिल जाएगी 2, जेड की वैल्यू मिल जाएगी। यह हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू उसके लिए कैलकुलेट करके देनी है कि कैसे हम क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड फाइंड कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, आप कोई भी और भी एग्जाम्पल ढोगे तो यही तरीका रहेगा। इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर लिखेंगे हम फॉर्मेट और ये डेट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द वे। और इसी का हमारे पास एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और बाकी यहाँ पर ये हमारा चैप्टर क्या होता है, यहाँ ये देखिए जैसे हम 10th में इक्वेशन बनाते हैं वैसे इक्वेशन बनाएंगे देन सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक पैटर्न रहेगा इस एक्सरसाइज को जिसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट होता है और कुछ भी नहीं। यहाँ हमारा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।